जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल जावेद। टीम हसन जावेद की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये रिलेटेड है कंपनी से कि कैसे जो है कंपनीज़ के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कोई कंपनी का इशू हो जाता है या कोई एम्प्लॉई जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा कंपनी के अंदर, या कंपनी जो है उसको लगता है कि ये शख्स जो है अब लाइबिलिटी बन चुका है कंपनी के लिए और कंपनी के साथ कोई उसने मिसकंडक्ट कर दिया, तो उसे कंपनी कैसे जो है वो रिमूव कर सकती है उस सिचुएशन या उस पोजीशन के अंदर। अब इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर जो लॉ एप्लीकेबल है और जिस लॉ के तहत ये तमाम प्रोसीडिंग्स होती हैं और देखा जाता है वो है पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, और 2010 का ये एक्ट है। इस एक्ट में जो है सबसे अहम बात जो ये है कि इसमें तमाम पहलू डिस्कस किए गए हैं कि कैसे कंपनी जो है वो अपने या इंडस्ट्री के अंदर तमाम रिलेशन, तमाम चीज़ें कैसे मैनेज की जाएंगी। और उसके अलावा एक कंपनी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो इससे बिल्कुल अलग होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में बताया जाता है कि कैसे कंपनी में आपने काम करना है, कैसे चीज़ें डिटेल में बेहतर करनी है और कैसे जो जो काम आपको दिए जाएंगे उनको आपने प्रॉपरली उनको मैनेज भी करना है और उनको कम्प्लीटली फिलफिल करके कंपनी को देना भी है। अब इसमें बॉस के ऑर्डर्स हो सकते हैं, इसमें आपकी टीम के जो है वो टास्क हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ये वो मेन चीज़ें हैं जो आपको नज़र में रखना होता है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वहाँ के कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं जो HR टीम वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करती हैं। तो वो तमाम करने के बाद जो है वो एक एम्प्लॉय उनको साइन करता है और बताता है। अब फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आती है कि जो एम्प्लॉय है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब उसमें सही तरीके से काम ना करने की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं जिनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिफ़ाइन किया है और उनको बताया है कि ये वो वैलिड रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पर कंपनी जो है वो अपने लोगों को निकाल सकती है। अब सबसे पहली रीज़न ये उसमें क्या है कि कैपेसिटी ऑफ द वर्कर। ये सबसे पहली रीज़न है कि आप देखते हैं कि कैपेसिटी जो है एक वर्कर की वो क्या है। अब देखिए, आपने किसी शख्स को जो हायर किया और आप उससे उम्मीद करते हैं कि उसके पास जो है ये स्किल सेट, पर्टिकुलर स्किल सेट्स होने चाहिए जिस पे वो काम कर सके। फॉर एग्जांपल एक राइटर आपने हायर किया और अगर उसके पास वो राइटिंग के स्किल्स जो हैं, या तो जो उसके पास स्किल है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो आपको डिलीवर कर सके, या जो स्किल उसने सीख लिया है वो उसी के ऊपर ही जो है वो आमादा है कि मैंने इससे अगले लेवल का जो स्किल है वो नहीं सीखना, राइटिंग के ऊपर अपने एक्सप्रेशन को बेहतर नहीं करना, या कोई भी चीज़ हो सकती है। या कोई सेल्स का मैनेजर है तो वो पुरानी टेक्निक्स के ऊपर सेल्स कहता है कि मैं उस स्किल जो मैंने सीखा है मैं उसी पर सेल्स करूँगा, मैं नया टेक्निक्स जो इंटरनेशनल लेवल की हैं या पाकिस्तान में जो नई राइज हो रही हैं नहीं सीखूँगा। तो अगर वो ये चीज़ों पे अमल पैरा नहीं होता, अगर वो स्किल सेट्स को इम्प्रूव नहीं करता तो कंपनी को वो बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, तो कंपनी उस रीज़न के ऊपर उससे कह सकती है कि आपकी हमें सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन एक मुकम्मल तौर पे टाइम पीरियड दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि 1 माह का टाइम पीरियड है जिसमें आप अपनी जॉब भी ढूंढ सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और उसको वो 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाए। उसके बगैर जो है अगर उसको निकाला जाएगा तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता इन द आइज़ ऑफ लॉ। दूसरा चीज़ कि कैपेसिटी ऑफ द वर्कर में ये आता है कि क्या जो उसकी कैपेसिटी है किसी इंजरी की वजह से, किसी ऐसे हादसे की वजह से ख़त्म या ख़राब तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अब एक शख्स जो है वो मज़दूर है या वो लेबर फोर्स में है या वो कोई ऐसा काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर जिसमें उसके हाथों की रिक्वायरमेंट है और वो उसके हाथ जो है वो मशीन में आ जाते हैं और वो कट जाते हैं, तो उसकी बेसिस पे कंपनी जो है वो कोशिश ये करती है कि अपने वर्कर्स को जो है किसी तरह से सपोर्ट किया जाए और उसको जो है फिर रोक दिया जाता है या मना कर दिया जाता है कि वो अब फॉर एग्जांपल उसको हाथ का काम इन्वॉल्व था तो वो पर्टिकुलरली उन स्किल्स के लिए अब वो काबिल अमल नहीं रहा कि वो अपने हाथों से काम कर सके, जबकि उसके लिए जो है वो अपने स्किल्स के तहत, अपने काम के तहत जो है वो जो उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स थी वो उनको पूरे नहीं कर पाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये कि स्किल्स वो मेंटल स्किल्स हो सकते हैं जो आपको जो कंपनी के रिक्वायर्ड होते हैं, अगर वो किसी एम्प्लॉय के पास नहीं है या जो नए हैं स्किल्स वो नहीं सीख रहा और इनकैपेसिटेट हो जाता है तो उसकी वजह से वो कंपनी उसे कह सकती है। या कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है, कोई बॉडीली इंजरी हो जाती है, या वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है किसी वजह से, तो कंपनी उसे सपोर्ट कर सकती है किसी दूसरे तरीके से, लेकिन कंपनी उसे कह सकती है क्योंकि आपके ये मसले मसाइल हैं तो हम चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और ऐसा शख्स आके ले जो कि कंपनी को डिलीवर कर सके। अगली चीज़, अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी है और हमारे पाकिस्तान में भी राइज है, वो क्या है जी कि आपका मिसकंडक्ट किसी वर्कर का करना। अब मिसकंडक्ट क्या होता है कि आपका कोई भी काम, ऐसा काम जो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब करे या कंपनी की साख को जो है वो बड़े बुरी तरीके से उसको धचका दे, या कोई भी आपका कंपनी के अंदर ऐसा काम हो सकता है जो कंपनी के अंदर इंटरनली जो आप कर रहे हो वो 2 नंबर हो या डिसलॉयल हो आप कंपनी के साथ। अब इसकी पहली मिसाल मैं इसमें देता हूँ कि
आपने जो है कोई कंपनी के तहत दूसरी कंपनी से आपने कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और आप उसमें इन्वॉल्व थे और शामिल थे, और आपको तमाम चीज़ें पता थी कि ये अगर कोई क्लॉज इसमें शामिल हो जाएगी, या कंपनी जो है वो हमारे साथ अगर कोई मेरी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, फॉर एग्जांपल वो मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे पता है कि दूसरी कंपनी कोई ऐसी एम्प्लॉय जो उसने शिक रखी है अपने क्लॉज के अंदर या अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो ऐसी होगी जो कि मेरी कंपनी को नुकसान दे सके, और मैं फिर भी उसको नज़रअंदाज कर दूँ, मुझे वो हो सकता है वो दूसरी कंपनी बेनिफिट दे रही हो, तो मैं डिसलॉयल हो गया। अब डिसलॉयल से मुराद लाजमन नहीं कि आप कंपनी को जो है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लें या उससे ब्राइब लेकर कोई काम कर लें और कंपनी को बताएं ना। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप जो है डिसलॉयल ऐसे हों कि जो काम आपको मिला है आप उसे प्रॉपर तरीके से ना करें। अब आप एक एज ए कंपनी के अंदर जो है वो आप एक सेल्स फोर्स में हैं, या आप कंपनी के अंदर जो है वो कंटेंट राइटर के तौर पे हैं, और आपको काम मिलता है कि आपने ये कंटेंट राइटिंग इस टॉपिक के मुताबिक करनी है, या कोई भी चीज़ और हो सकती है। या अगर आप लॉयर हैं और आप किसी फर्म के अंदर एज ए जूनियर काम कर रहे हैं और आपको काम दिया जाता है कि ये केस है, उसको आपने स्टडी करना है और उसके आपने मेन पॉइंट्स हैं वो बनाने हैं, केस को पुटअप करना है, उसको फॉलोअप करना है, और आप उसी काम को जो है वो बहाने लगा कर ये कहते हैं कि आज ये हो गया, आज ये मसला था, मेरी ये प्रॉब्लम से, जबकि वो प्रॉब्लम ना हो तब भी आप एक मिसकंडक्ट उसमें कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें कुछ शामिल होंगी तब भी कंपनी आपको जो है वो कह सकती है, आपको खैराबाद कह सकती है कि आप किसी और कंपनी को ढूंढ लें। पर इसमें फिर यही बात कि 1 महीने का नोटिस का टाइम मिलता है जिसमें एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब जो है तलाश कर सके और उसे ढूंढ सके। अब इसमें दूसरा ये होता है कि आप जो है कोई वायलेंस असॉल्ट अपनी कंपनी के अंदर किसी शख्स के ख़िलाफ़ करें और आप किसी को जो है वो तशद्दुद करें, उसे असॉल्ट करें, उसे मार दें, या आप उसको जो है वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो है किसी को इंसल्टिंग रिमार्क्स कहें, किसी को कोई बुरी बात ऐसी कहें जो कि कंपनी की रेपुटेशन को भी डैमेज करे और वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी बड़ा इफेक्ट करे। तो उसमें ये होगा कि कंपनी अपनी इंक्वायरी जो है वो उस पर रखवाती है, उसकी HR टीम होती है, वो इंक्वायरी करते हैं कि, और उसके लिए विटनेसेस को देखा जाता है कि उस शख्स ने वो बात की है, क्यों की है, क्या रीज़न थी उसके करने की, और अगर वो वाकई इसी नौयत की थी कि उसने कंपनी के लोगों को बड़ा जो है वो जो है नेगेटिव तौर पर इम्पेक्ट किया है, तो उस शख्स से कहा जा सकता है कि वो जो है अब इस कंपनी का पार्ट नहीं है। उसके बाद अगली रीज़न ये है कि ये होती हैं रीज़न कनेक्टेड विद द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें इकोनॉमी शामिल हो सकती है, उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट शामिल हो सकते हैं, और उसमें जो है मेन चीज़ इसमें जो आती है वो स्ट्रक्चरल हो सकता है। अब मैं तीनों को जो है एक्सप्लेन करता हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा, कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और ऐसे हालात होते हैं कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स चले जाते हैं, कंपनी बिल्कुल जो है वो खसारे में जा रही है, तो कंपनी उसमें शख्स को कह सकती है कि काइंडली आप जो है हमारे, क्योंकि हम एक्सपेंस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी सर्विसेज लेने का, तो आप किसी और कंपनी में वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ जाके काम कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी सिचुएशन, कोई फाइनेंशियल ऐसे क्राइसिस आते हैं मुल्क के अंदर जिसमें वर्क फोर्स को डाउन साइजिंग करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। इसकी रिसेंट मिसाल हम कोरोना में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जॉब से जो है वो उनको जो है निकाल दिया गया, उनको कहा गया कि आप जब ये टाइम पीरियड गुजरेगा हम उसके बाद आपको एम्प्लॉय कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपकी पेज को अफोर्ड कर सकें। तो ये एक रीज़न है जिसके ऊपर जो है कंपनी वो अपने वर्कर्स को कह सकती है, और बहुत सारे ऑफिसेज में ऐसा हुआ भी। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, कि कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ऐसी जो है वो कंपनी के अंदर चेंजिंग आई है, कोई ऐसा काम हुआ है कि जिसकी वजह से वो जो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स हो सकता है वो प्रॉपर ना हो, या वो जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन शख्स की रिक्वायरमेंट ना करें। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ के अंदर रोबोटिक्स पे लोगों को जो है रोबोटिक्स पे काम शिफ्ट किया जा रहा है, या रोबोट्स जो है वो तमाम वो काम जो पहले इंसान करते थे उनकी जगह वो कर लिया गया है। तो कंपनी उस पर रीज़न दे सकती है क्योंकि हमारी जो है वो कॉस्ट का इशू है, हमारी जो है वो उसमें एक्सपर्टीज़ का इशू है, और हम रोबोटिक्स के ज़रिए जो है वो काम करवाना चाह रहे हैं, या कोई और हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर पॉइंट हो सकता है। उसके तहत जो है वो उसमें उनसे जो है रिक्वेस्ट की जाती है, एम्प्लॉय से उसको बताया जाता है कि ये रीज़न्स हैं, और उसके बाद उसे जो है वहाँ से कहा जाता है कि आपको जो है वो 1 मंथ का नोटिस है, और उसके बाद आप कहीं और पे जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो कंपनी के अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, पूरी हायरार्की चेंज होती है, वहाँ का काम करने का तरीका, काम की नोयत हो सकता है मुकम्मल तौर पर चेंज कर दी जाए। जो ऑपरेशन वहाँ पे पहले हो रहे थे वो ख़त्म कर दिए गए हों, नए ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हों, जिसकी वजह से वहाँ पे उन लोगों की जिनकी पहले तादाद 100 थी, 50 थी, या शायद उससे भी ज़्यादा
उनको कह दिया जाता है कि 150 की जो रिक्वायरमेंट थी अब हमें नहीं रही, अब हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है या 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से हमें जो है वो उन लोगों की जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी अर्सा काम किया है और जिनके काम की वजह से हमारी कंपनी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट भी मिला है, लेकिन अब हमारे कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी बेसिस में हमें जो है कुछ लोगों को जो है वो कहना पड़ेगा कि वो दूसरी कंपनी में छोड़ दें। इसमें ये भी सिचुएशन होती है कि कई दफ़ा कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने के बजाय दूसरे स्किल सेट पे भी काम कर लेती हैं, कुछ उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी दे देती हैं कि वो इस पोर्शन पे अगर इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते या इस कंपनी के इस हिस्से में काम नहीं कर सकते हैं तो वो दूसरे में कह देते हैं। लेकिन ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी कि उनकी इस हवाले से रिक्वायरमेंट्स क्या थी। उन्होंने जो है वो शख्स को हो सकता है कि निकाला हो मिसकंडक्ट की बेसिस पे कि वो सही काम नहीं कर रहा, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, वो डिसलॉयल है कंपनी के साथ, उसे जो काम की ज़िम्मेदारी की थी या कॉन्ट्रेक्चुअल जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि इस कंपनी में आप एज सेल्स मैनेजर काम करेंगे और वो सेल्स की रिक्वायरमेंट ही पूरी ना कर सके तो तब भी उसको निकाला जा सकता है। तो उसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि उसके स्किल सेट की बात कर दी हमने, इसमें बात कर दी कि मिसकंडक्ट की बात कर दी और ऑपरेशनल रीज़न की वजह से कि अगर कोई शख्स जो है कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है, या उसके अलावा कोई और मसला मसाइल ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी को डाउन साइजिंग करनी पड़ती है, तो वो रीज़न्स देकर अपने एम्प्लॉई को बताकर मुकम्मल तरीके से उसे नोटिफाई करती है, उसे तमाम चीज़ें समझाती है। और बिल्कुल भी एक एम्प्लॉई को जो है वो ये कह देना कि आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते, यानी कि एक दिन उसने काम किया और अगले दिन जब वो आए तो आप उसके लिए दरवाजे बंद कर दें, तो ये भी सही नहीं। अब ये तो थी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई शख्स ऐसे करता है तो यहाँ पे ये रेमेडी कंपनी के लिए है कि वो 3 चीज़ों के पैमाने के ऊपर जो है मापती है और देखती है। अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है और उसका जो है कंपनी के साथ कोई इशू है, वो तमाम लॉयल भी रहा, उसने मेहनत भी की, उसने काम भी किया और फिर भी कंपनी जो है वो देख रही है कि ये शख्स जो है, या उसको प्रमोशन देनी थी लेकिन प्रमोशन देने से पहले उसे कह दिया, ज़बरदस्ती कह दिया कि अब आपके लिए हमारे पास कंपनी में कोई जगह नहीं, तो वो शख्स क्या कर सकता है कि वो एक एप्लीकेशन होती है ग्रीवेंस की, वो सबसे पहले कंपनी में फ़ाइल करता है, बताता है कि ये मेरे जो है वो ग्रीवेंसेस है, और वो उस एप्लीकेशन को जो है वो एक NIRC का एक डिपार्टमेंट होता है उसमें भी कर सकता है, या उसके अलावा लेबर कोर्ट्स में भी वो जा सकता है इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले वो कंपनी को नोटिफाई करता है। अगर कंपनी की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं आता 15 दिनों तक या 20 दिनों तक, तो वो इसमें क्या होता है कि कंपनी से अगर उसको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा और वो समझता है कि अब मेरे हाथ से जो चीज़ है वो बाहर जाती जा रही है और कंपनी मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, तो फिर वो लेबर कोर्ट्स में जाता है और उसमें जो है वो प्रोसीड करता है। जैसे मैंने आपको बात की कि पंजाब इंडस्ट्रियल जो है वो रिलेशन एक्ट 2010 के तहत वहाँ जाता है, उनको बताता है, चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि ये मेरा मसला है, ये मेरी जो है मैंने पहले ग्रीवेंस के लिए अपील फ़ाइल की, एक एप्लीकेशन फ़ाइल की और मुझे जो है वो कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला मेरी कंपनी के बॉसेस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, तो अब मेरा ये मसला है। फिर उसी तरह बिल्कुल तमाम प्रोसीडिंग होती है जैसे आम कोर्ट्स में होती है कि तमाम पार्टीज़ को बुलाया जाता है, उन्हें दोनों को सुना जाता है और फिर उनको सुनने के बाद विटनेसेस पेश होते हैं, देखा जाता है कौन राइट है कौन रॉन्ग है और उसके बाद फैसला किया जाता है। अगर किसी एम्प्लॉई की जो है वो लास्ट पेमेंट जो है या लास्ट पे को जो है वो रोक लिया जाता है और बिला वजह रोक लिया जाता है और उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दी जाती, तब भी एक शख्स लेबर कोर्ट में जाके बता सकता है कि मेरी जो लास्ट पेमेंट है वो रोक ली गई है और कंपनी जो है वो मुझे पेमेंट नहीं दे रही है और 2 माह हो गए, 3 माह हो गए हैं, मैंने उनको जो है रिक्वेस्ट भी की है इस हवाले से और मैं कई दफ़ा उनको जो है ईमेल्स या एप्लीकेशन भी भेज चुका हूँ इस हवाले से, और फिर मैंने जो है इस पर एक उनको एप्लीकेशन भी दी जिसमें मैंने वेट भी किया ताकि मुझे कोई रिप्लाई किया जाए, तो उन्होंने नहीं किया। तो फिर उस पर ये होता है कि लेबर कोर्ट जो है वो बुलाती है कंपनी को, उनसे रीज़न मांगती है, उनसे पूछती है, और अगर जो है वो एम्प्लॉई राइट पे होता है तो उसको वो बेनिफिट मिलते हैं, जितने दिनों की पे उसकी रुकी होती है या नहीं मिली होती है उसको दिलवाई जाती है। अगर उससे गलत निकाला गया है तो उसे रीइंस्टेट कर दिया जाता है, उसको दोबारा बहाल कर दिया जाता है, और इसकी बड़ी सारी एग्जाम्पल भी हैं। और उसके अलावा अगर कंपनी राइट पे हो तो कंपनी के मफाद को नज़र रखते हुए फिर उसके मुताबिक जो है वो जो है लेबर कोर्ट जो है फ़ैसला करती है, लेकिन जो लास्ट पे होती है वो एक एम्प्लॉई का हक होता है और उसको दे दी जाती है कि कम से कम जो है ताकि अगर वो आगे किसी जॉब को ढूंढना चाह रहा है तो वो उसको सर्वाइव करने में मदद दे सके। अब ये तमाम पॉइंट्स थे जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनको डिस्कस किया है और ये रूल्स हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अप्लाई होते हैं। और जो मैंने आपसे एक्ट का जिक्र किया, एक्ट 2010 का, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत ये तमाम प्रोसीजर को फॉलोअप किया जाता है, देखा जाता है, और लेबर कोर्ट जो है इसमें दोनों पार्टीज़ को सुनती भी हैं और इस लॉज को अप्लाई भी करवाती हैं।
अब अगली वीडियो में जो है हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो और कौन कौन से लॉज हैं जो कंपनीज़ को सपोर्ट करते हैं। कंपनी से मुराद ये है कि कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी और कंपनीज़ को भी, कि उनका एक रिलेशनशिप जो है वो बड़ा अच्छा चले और वो एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिनके कोऑर्डिनेशन के ज़रिए माशरे को फ़ायदा हो सके। और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कौन से केस लॉज ऐसे आए हैं पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिन्होंने जो है वो सपोर्ट किया है एम्प्लॉयज़ को, कंपनीज़ को, किस किस हवाले से उन्होंने जो है वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि कहाँ पे कंपनी ठीक है वहाँ उसको बेनिफिट मिलेगा, कहाँ एम्प्लॉई ठीक है उसको बेनिफिट मिलेगा। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जो लेबर कोर्ट्स ने जो ऐसे केस लॉज जो हैं वो हमें दिए हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके कि इन केस फ्यूचर में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या आपको जो है एम्प्लॉयज़ और कंपनी के रिलेशनशिप कोई ख़राब होते हैं तो वहाँ पे क्या रेमेडी अवेलेबल है किसी एम्प्लॉई के लिए या वहाँ क्या रेमेडी अवेलेबल है कंपनी के लिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप सब ने अभी तक हमारी जो वीडियो है उसको लाइक नहीं किया, काइंडली उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल हसन जावेद को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जिनके पास ये नॉलेज नहीं है कि अगर कंपनी उनको जो है वो निकाल देती है और उसको पे नहीं मिलती है, या कंपनी के वो लोग जिन्होंने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, कंपनीज़ हैं, उनको आइडिया नहीं है कि कैसे जो है एम्प्लॉई रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद जो है उनकी इतनी नॉलेज हो सके, डेवलप हो सके कि कैसे वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे कैसे आप जो है अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं, अपने लॉज को बेहतर करते हुए और तमाम कंप्लाइंस को पूरा करते हुए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।